आज के शो में। हक इसमें सिर्फ उन मुतसरीन का है, उन मुस्तहकीन का है जिनकी हलाल की ये कमाई थी, जिन्होंने पैसा पैसा करके जमा किया था और जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि उनकी अपनी छत होगी, उनका अपना घर होगा, लेकिन वो बदकिस्मती से किसी वजह से इसलिए पूरा ना हो सका कि बददियानती का अंसर गालिब आ गया और कुछ सोसाइटीज ने बिल्कुल दयानतदाराना अपना काम नहीं किया। प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 63 करोड़ 70 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाला मुल्जिम बेनकाब। मुल्जिम यासिर हयात की 63 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत पर मुश्तमिल प्ली बार्गेन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हमने देखा है कि नैब इसमें रिकवरीज करता है, चेक्स की तकसीम होती है। कल भी एक तकरीब है जिसमें चेयरमैन नैब जो है वो तकरीबन नेशनल हाउस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुतासरीन है, जिनकी तादाद कई हज़ारों में बताई जाती है, उनमें, और इसके साथ गुलशन रहमान हाउसिंग स्कीम, आपने भी चेयरमैन नैब का शॉर्ट भी सुना है हेडलाइन में, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कुछ दिन कबल की उनके स्टेटमेंट्स हैं। कल के दिन जो चेक तकसीम होंगे उनकी जो कुल हजम है वो 3 अरब से ज़ायद का बताया जाता है। मैं आपके सामने आज एक और इंपॉर्टेंट मामला रखता हूं जो नैब लाहौर ने रिसेंटली एक प्री बार्गेन की है एक मुल्जिम के साथ जो प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से मुंसलिक है। ये प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और मकसद इस प्रोग्राम का सिर्फ ये है कि आपको बताया जा सके इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कि किस तरीके से ये हाउसिंग सोसाइटीज ऑपरेट करती हैं और मुबैना तौर पे ये फ्रॉड करती हैं। ये मुल्जिम यासिर हयात तारड़ जिसने प्ली बार्गेन किया, इसके अलावा और भी को अक्यूज्ड इस केस में शामिल हैं। ये पूरा किस तरह से प्लान सेट हुआ इस रेफरेंस के अंदर जो कि पेंडिंग है। आज हमने देखा कुछ दिन कबल एक प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन मूव हुई, कुछ किस्तों के अंदर ये रकम अदा की जाएगी जो इस मुल्जिम ने एग्री की है। तकरीबन 63 करोड़ 70 लाख रुपए अमाउंट बनती है। ये अमाउंट ये मुल्जिम पे करेगा। ये एक बेसिकली जो पूरा मामला स्टार्ट होता है उस तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको अंदाजा हो कि किस तरह रेगुलेटरी बॉडीज जिनका काम होता है कि फेक हाउसिंग सोसाइटीज को रोक सकें ताकि वो कोई ऐसे आम आदमियों को, निहत्ते लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके, उनकी जमा पूंजी को ना लूट सकें, लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटीज ऑपरेट करती हैं और फिर लोगों को इस वक्त उनकी जमा पूंजी से महरूम भी कर देती हैं। ये मामला 2014 में स्टार्ट होता है। मैं आपके सामने पूरा एक इसके रेफरेंस के हवाले से डॉक्यूमेंट्स के साथ रखता हूं। एक मल्टी मिलियन फ्रॉड है जिसके अंदर सिर्फ ये यासिर हयात तारड़ जो मुबैना तौर पे ये और इसके साथ इसके फ्रंट मैन भी शामिल हैं। प्ली बार्गेन जो इन्होंने किया है यासिर हयात तारड़ ने, ये बताया गया कि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इस सिलसिले में मुरतब हुई थी, यानी नैब तक ये केस पहुंचा किस तरीके से, ये आपके सामने पहले रखते हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हुई जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार 2014 के अशफाक शाहिद साहब की तरफ से पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर हैरानी का इजहार किया गया था कि इस सोसाइटी की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव होती है, एक अपील मूव होती है, और 7 दिन के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब के, क्योंकि पंजाब में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो कोऑपरेटिव एक्ट 1925 के मातहत कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर आती हैं। और अगर रूल्स की बात की जाए तो कोऑपरेटिव एक्ट के जो रूल्स हैं 1997 के, उसके तहत ये तमाम सोसाइटीज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है। तो एक एप्लीकेशन मूव होती है साल 2014 में, एग्जैक्ट अगर आपके सामने डेट रखें तो ये अप्रैल 2, 2014 को मूव होती है, जिसमें एक डोमेंट सोसाइटी जो 25 साल से डोमेंट है, यानी एक्टिविटी वहां कोई नहीं है, जिसका नाम होता है फाइन हाउसिंग स्कीम, फाइन हाउसिंग सोसाइटी। इस डोमेंट सोसाइटी की तरफ से एप्लीकेशन रीएक्टिवेट कराने के लिए मूव होती है। 25 साल से जो डोमेंट थी, 7 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन पे फैसला हो जाता है। उसके बाद जो अशफाक शाहिद साहब डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं, ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाते हैं और हैरानी का इजहार करते हैं। जो एग्जैक्ट अल्फाज उनकी तरफ से इस रिपोर्ट में आते हैं वो आते हैं जी कि इट इज अ वेरी यूनिक केस बिकॉज इट टेक्स सेवरल ईयर्स फॉर सच एप्लीकेशन टू गेट अप्रूव्ड, यानी जो काम सालों में होता है वो दिनों में हो जाता है। तकरीबन 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन 25 साल से डोमेंट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से मूव होती है और वो 7 दिन के अंदर अप्रूव हो जाती है। ये बड़े अहम शुकूक व शुबहात और सवालात हैं, क्योंकि जो मुल्जिम का ताल्लुक बताया जाता है उस हवाले से भी कुछ सवालात हैं। मैं आपको बताता चलूँ, तमाम मुल्जिमान जो इसमें अक्यूज्ड हैं उनको हम पहले दावतनामा प्रोग्राम में दे चुके हैं।
आपके सामने स्क्रीन पे हम वो सवालनामा भी दिखाते हैं। जो चाहता है कि अपना मौक़िफ़ देना चाहे, द प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। लेकिन जो नैब के एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने आज हम प्रोग्राम में रख रहे हैं, आपको समझा सकें कि फेक हाउसिंग सोसाइटीज किस तरह ऑपरेट करती हैं, किस तरह इनका ऑपरेशन होता है। तो ये जो 2014 के अंदर एक रिपोर्ट तैयार होती है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। साल 2018 में जो खालिद रामे साहब आते हैं, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से यही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नैब लाहौर को अरसाल कर दी जाती है, डीजी नैब लाहौर को, एज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यासिर हयात तारड़ कि जी ये फ्रॉड हुआ है। साल 2014 में 2 अप्रैल 2014 को एप्लीकेशन मूव होती है। दिसंबर 2014 में ये एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन 7 दिन में अप्रूव हो जाती है और सोसाइटी फाइन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्टिवेट हो जाती है, रीएक्टिवेट हो जाती है 25 साल के बाद, तो ठीक दिसंबर 2014 में इसका नाम तब्दील कर दिया जाता है और इसका नाम प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रख दिया जाता है, जिसमें ये मुबैना फ्रॉड हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि 5 जनवरी 2015 को एक कंस्ट्रक्शन फर्म बनाई जाती है जिसका नाम एशियन डेवलपर्स होता है। ये कंस्ट्रक्शन फर्म इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ एक प्रपोजल मूव करती है जॉइंट वेंचर का। नैब के रेफरेंस के मुताबिक इस जॉइंट वेंचर का प्रपोजल जो मूव किया जाता है, उसमें ये भी इस रिपोर्ट पे लिखा गया कि कई तारीख में ऐसा नहीं है कि डेवलपर का और हाउसिंग सोसाइटी का जॉइंट वेंचर हो, लेकिन इसको भी तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को बालाए ताक रखते हुए अप्रूव कर दिया जाता है रेगुलेटर्स की तरफ से। और यहां बड़ा अहम सवाल यह होता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है इस हाउसिंग सोसाइटी की, उसके पास नैब के मुताबिक ना कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि किस तरीके से एशियन डेवलपर्स के साथ उनका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, ना टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, ना फाइनेंशियल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, और ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में 5 जनवरी 2015 को जो मामला तय होते हैं उसके मुताबिक पर एकड़, यानी जो 500 एकड़ की जमीन खरीदी जाएगी और ये फिरोजपुर रोड के ऊपर होगी, जो रिंग रोड बननी थी उसके साथ, ये फिरोजपुर रोड पे जो 500 एकड़ की जमीन होगी, इस पे पर एकड़ तकरीबन 75 से 76 लाख रुपए, 7.6 मिलियन रुपीस पर एकड़ पे किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त ये रखी गई कि जो रजिस्टर्ड सेल्स डीड होगी वो, और इसके साथ साथ जो पोजेशन होगा प्लॉट का, जब हाउसिंग सोसाइटी के पास पोजेशन आ जाएगा उसके बाद ये 76 लाख रुपए एशियन डेवलपर्स को ट्रांसफर होंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया, इसके बिल्कुल बरक्स फेक वाउचर्स बनाए गए, फेक कोटेशंस क्रिएट की गई, और दरअसल जो अमाउंट 2016 से 17 के दरमियान पे की गई वो 2 करोड़ रुपए पर एकड़ पे की गई, और इसी तरह साल 2017 के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ ये अमाउंट पे की गई। यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो रखा गया 76 लाख रुपए पर एकड़, वो तकरीबन 2.5 करोड़ पर एकड़ तक जो है इस पर ये अमाउंट पे की गई। साल 2017 में, 2016 में तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक पर एकड़ दी गई। इस तरह से जो टोटल अमाउंट बनती है वो तकरीबन 81 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है, जो कि इस हाउसिंग सोसाइटी ने इस एशियन डेवलपर नामी कंपनी को पे करी। लेकिन इसके बावजूद जो जमीन मिली उसमें कहा गया कि तकरीबन 100 कनाल जो था वो ग्रीनलैंड में था, वो मुकम्मल नहीं थी, और जो बकिया जमीन थी वो भी पैचेस में मौजूद थी नैब की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी टुकड़ों में मौजूद थी, एक साथ मौजूद नहीं थी। और आज तक की तारीख तक कहा गया कि ना डेवलपर एनओसी ले सका है एलडीए से, इस हवाले से, स्कीम के हवाले से। और इस सूरत हाल में हमने देखा ये कि जो तमाम इफेक्टिव्स थे, यानी जिन लोगों ने पैसा जमा कराया था हाउसिंग सोसाइटीज में, ना उनको प्लॉट डेवलप होकर मिले। जो कहा गया था कि 36 माह के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि डेवलपमेंट की जाएगी, वो हरगिज नहीं हुई। 36 माह हो गए, बल्कि उससे ज्यादा अरसा हो गया, और कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ। इस पूरी सूरत हाल के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का दफ्तर, इसके साथ साथ दीगर रेगुलेटरी फंक्शंस पर बड़े गहरे सवाल उठते हैं। मैं आपको चेयरमैन नैब का भी एक शॉर्ट सुनाता हूं, जिसमें वो रेगुलेटरी फंक्शन के हवाले से, बॉडीज के हवाले से एक बात कह रहे हैं। रेगुलेटरी बॉडीज के हवाले से चेयरमैन नैब ने हालिया दिनों एक स्टेटमेंट दी थी और बड़े अहम सवालात उठाए थे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सोसाइटीज को चेक करने के लिए जो निज़ाम था वो भी बेहतर नहीं था। आपके इदारे मौजूद हैं, इन इदारों की मौजूदगी में सोसाइटियां बनी और लोगों की बर्बादी का सबब पैदा हुआ। अगर इदारे अपना काम बेहतर तरीके से करते तो यकीनन ये ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। और बिल्कुल बात हकीकत यही है कि अगर इदारे अपना काम सही तरह करते तो ये सूरत हाल नहीं होती। यहाँ पे आप देखें तो ये सोसाइटी के अंदर किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक जॉइंट वेंचर होता है जो कि खिलाफ कानून होता है, जो कि रूल्स हैं कोऑपरेटिव एक्ट, जो कोऑपरेटिव एक्ट है 1925, उसके साथ जो 1927 की कोऑपरेटिव एक्ट के रूल्स हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ होता है। इसमें मुबैना तौर पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का किरदार क्या होता है, ये बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन रेफरेंस में जो शख्स सामने आता है यासिर हयात तारड़, इसके साथ और मुल्ज़िमान भी हैं, आप उनकी भी तफसीलात इन डॉक्यूमेंट्स में देख रहे हैं।
ये तकरीबन अपनी जब अरेस्ट होता है, यानी कुछ महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब साल 2018 में एक कंप्लेन इनके खिलाफ फाइल होती है, वो कंप्लेन खुद उस वक्त के सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खालिद रामे साहब की तरफ से फाइल होती है। तो इसके कुछ माह की इन्वेस्टिगेशन के बाद तकरीबन आधे दर्जन लोग अरेस्ट होते हैं, जिसमें यासिर हयात तारड़ भी होता है। और अब ये प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो इसकी रिहाई होती है, इसकी बेल होती है, और ये तकरीबन 63 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए वापस देने पर रजामंद हो जाता है। तो नाज़रीन, ये हाउसिंग सोसाइटीज का पूरा मामला होता है। ये जो अमाउंट है 63 करोड़ रुपए, ये किस तरह आई ये भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इस रेफरेंस में लिखा है, जिस तरह मैंने कहा कि जो चीज तकरीबन 76 लाख पर एकड़ में देनी थी वो 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए या तकरीबन 25 मिलियन में कुछ सालों में दी गई। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया जी कि तकरीबन 7.7 मिलियन की अगर सेल्स डीज देखी जाए तो उनकी तादाद सिर्फ चार रजिस्ट्री थी, जो रजिस्ट्रीज थी 7.7 मिलियन की। इसके अलावा जो ज़्यादातर रजिस्ट्रीज थी वो ज़्यादा पेमेंट की गई, यानी अमाउंट भी ज़्यादा पे की गई। और इस तरीके से तकरीबन जो टोटल अमाउंट पे की गई वो 811 मिलियन 81 करोड़ 11 लाख रुपए पे की गई। इस पूरी सूरत हाल में जो एडिशनल अमाउंट थी वो तकरीबन 63 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। और इस हवाले से ये प्ली बार्गेन नैब की तरफ से हुआ है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिकवरी है। मैं इस रिकवरी पर और इसकी मजीद डिटेल से बात भी करूंगा। आपको बताया हमने कि कल भी एक तकरीब है जहां पे चेयरमैन नैब जो है कुछ चेक्स तकसीम करेंगे। इसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहां पर ये चेक्स तकसीम किए जाएंगे, कौन से इफेक्टिव्स हैं जहां तकसीम किए जाएंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में तफसीलन आपको बताया कि किस तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज़ का फंक्शन था, किस तरीके से ये स्कैम जो है वकूफ़ पज़ीर हुआ, आपके सामने सारी तफसीलात रखी। आपको बताया क्रोनोलॉजी क्या थी कि साल 2014 से किस तरह से ये स्कैम पहले सेट किया गया। एक डोरमेंट हाउसिंग सोसाइटी जो कि बिल्कुल इनएक्टिव थी 25 साल से, उसको रीएक्टिवेट करने की एप्लीकेशन मूव होती है। 7 दिन के अंदर, जो एप्लीकेशन सालों में अप्रूव होती है वो 7 दिन के अंदर अप्रूव हो जाती है। और उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर फिर दिसंबर 2014 में उस सोसाइटी का नाम तब्दील करके प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रख दिया जाता है। और फिर जब तब्दील शुदा नाम के साथ एक और नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम एशियन डेवलपर्स होता है, जिसका 80% ओनरशिप बताया जाता है कि इस यासिर हयात तारड़ नामी बंदे के पास होती है और इसके फ्रंटमैनों के पास होती है मुबैना तौर पर। और फिर ये कंपनी इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ एक जॉइंट वेंचर करती है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, क्योंकि ना इसमें कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कोई बिडिंग प्रोसीजर फॉलो किया गया, ना कोई टेक्निकल फाइनेंशियल इवैल्यूएशन रिपोर्ट नैब को मिल सकी। तो एक 25 साला डेड हाउसिंग सोसाइटी को जिंदा किया गया, उसका नाम बदला गया, फिर उस हाउसिंग सोसाइटी का नाम बदल कर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया डेवलपर के साथ, जिसके बारे में भी नैब और दीगर जराए बताते हैं कि ऐसा सेंचुरीज में भी नहीं होता कि हाउसिंग सोसाइटीज और डेवलपर का आपस में जॉइंट वेंचर हो जाए, लेकिन उसको भी अप्रूव कर दिया जाता है। और फिर अप्रूवल के बाद जो मुआहदा होता है 500 एकड़ ज़मीन खरीदने का, उस जो ज़मीन खरीदी जाती है उस ज़मीन के अंदर भी ग्रीन लैंड शामिल होती है और उसके अलावा कुछ पैचेस होते हैं लैंड के, और उसको डेवलप करने का जो वादा होता है 36 माह का वो पूरा नहीं होता, और इस तरह से ये पूरा स्कैम बन जाता है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो वायलेशन होती है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 76 लाख रुपए का होता है पर एकड़, लेकिन असल में जो फेक कोटेशंस के जरिए ज़मीन खरीदी जाती है वो 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ तक खरीदी जाती है। तो ये तफसीलात हैं आपके सामने जो हमने रखी। कल जो नैब की चेक की तकसीम है उसमें एक नेशनल हाउस बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 8,500 मुतासिरीन को नैब तकरीबन चेयरमैन नैब 1 अरब 95 करोड़ रुपए तकसीम करेंगे चेक्स। इसके अलावा गुलशन रहमान हाउसिंग सोसाइटी के तकरीबन 3,800 मुतासरीन में तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। और ये आपने जो भी हमको बता रहे हैं ये 63 करोड़ रुपए का एक और मामला है। शहजाद भट्टी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक डीजी नैब है। भट्टी साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये एक बार फिर, दिनों के अंदर जो सालों में काम होता है दिनों में हो जाता है, ये सब पहिए लगाकर हो जाता है, लोग मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, चेयरमैन नैब भी उसकी बात करते हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए कोई भी कुछ करता नहीं है। ना सिंध में तो खैर बहुत ही बुरा हाल हो गया, पंजाब में भी यही केसेस सामने आते हैं। भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा रेगुलेटर जो है, कोई भी रेगुलेटर जिसका ये काम है कि वो नज़र रखे कि ऐसी फेक सोसाइटीज़ जो हैं वो मार्ज़ वजूद में ना आए, वो अपना काम ही नहीं कर रहा। एक तो वो काम नहीं कर रहा, दूसरा ये है
कि वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपकी रिपोर्ट जो बता रही है कि वो काम जो कई महीने लगते हैं अप्रूवलों में, वो दिनों में, घंटों में अप्रूव होके तो सामने आ सर जाता ये है, जब क्योंकि अप्रूव हुआ ना महीनों उसमें नहीं, कुछ बल्कि लोगों का डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपनी स्टेटमेंट दी कि ये काम महीनों नहीं सालों में होता है, जो 7 दिन के अंदर हो गया। उनका नाम अशफाक शाहिद है और ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ही 2018 में उस वक्त के फिर जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट थे उन्होंने फॉरवर्ड की नैब लाहौर को एज अ कंप्लेंट। यही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बन गई थी इस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ। जी आप ये देखिए कि ये जो फेक सोसाइटीज के केसेस हैं ये दर्जनों नहीं हैं, ये सैकड़ों की तादाद में फेक सोसाइटीज के केसेस हैं जो नैब कर रही है। और एक बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अमेंडमेंट हुई नैब के कानून में, उसमें भी ये शिकें जो थी सेक्शन 9 की पहले निकाल दी गई, लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट नंबर 3 आई उसके अंदर दोबारा इनको डाल दिया गया, जहां के प्रॉपर्टी के मामला में जो केसेस इन्वॉल्व है, ताकि पब्लिक एट लार्ज को जो बेनिफिट नैब दे रही है वो मिलता रहे। और आपने खुद बताया कि देखिए 1 अरब और 90 या 95 लाख के जो चेक हैं, 95 करोड़ के चेक लोगों को कल जो है वो मिलेंगे। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नैब अभी तक अगर आप टोटल नैब की रिकवरी देखेंगे तो मैक्सिमम रिकवरी हाउसिंग सोसाइटीज की हुई है। अब इसमें होता क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये लोग जिस तरह इस सोसाइटी ने किया तो ये एडवर्टाइज करते हैं, और एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे आती है, प्रिंट मीडिया में आती है, वो इतनी ल्यूक्रेटिव होती है कि लोग जो हैं वो उसके ऊपर लेवर हो जाते हैं और वो अपनी जमा पूंजी उसके अंदर जमा करा देते हैं। नैब रावलपिंडी ने एक काम किया था कि जो बड़ी बड़ी मशहूर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनको बुलाया था, प्लस रेगुलेटर्स को बुलाया था, और ये रिक्वेस्ट की थी एडवर्टाइजर से कि जी आप जब तक कंफर्म नहीं कर लेते माफ कीजिएगा, ये कंफर्म ना हो जाए कि ये सोसाइटी वाकई ही लीगल है और अपनी पूरी कानून के मुताबिक काम कर रही है, तब तक आप एडवर्टाइज ना करें। तो उनका ये कहना था कि जी हम जब रेगुलेटर के पास जाते हैं तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ही पास नहीं की जाती। तो उस वक्त एक काम किया गया कि रेगुलेटर से भी ये रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने कहा कि हम सिंगल विंडो ऑपरेशन करेंगे सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए। ये 2013-14 की बात है, लेकिन उसके बाद फिर यही कार्रवाई चल पड़ी कि रेगुलेटर जो है एडवर्टाइजर से कॉपरेशन इसलिए नहीं करता लेकिन ये मुझे क्योंकि बताइए भट्टी साहब, रेगुलेटर मैं इसमें खुद थोड़ा सा मैंने देखा ये थोड़ा सा अलग था। अब मुझे नहीं, आप बताइएगा ये अलग है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलडीए ने अभी तक एनओसी दी नहीं उनको। एलडीए ने एनओसी दी नहीं, 36 माह का मुआहदा था कि डेवलप किए जाएंगे प्लॉट्स, वो डेवलप नहीं हुए। एलडीए ने एनओसी अभी तक नहीं दी ताहाल लेआउट प्लान की। लेकिन यहाँ जो मसला हुआ वो मुबैना तौर पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो पंजाब का है उसकी तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करता है या जो इस वक्त उनके मातहत काम करता है अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स एंड एक्ट 1925 एंड 1927, तो ये उन्होंने खिलाफ वर्जी की, खिलाफ कानून इनको इजाज़त दी, एक डोमेंट सोसाइटी को एक्टिवेट किया, फिर उसका जॉइंट वेंचर अप्रूव किया डेवलपर के साथ, जो कि कहते हैं तारीख में नहीं मिलता। तो यहाँ पर एलडीए तो बाद में आता, पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने कुछ काम गलत कर दिया मुबैना तौर पे, जो जिसकी वजह से शायद ये फ्रॉड हुआ। देखिए, वो तो एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जो काम खराब किया वो कंपनी एक्ट के तहत उन्होंने एक गलत इजाजत दे दी। लेकिन जो सोसाइटीज का रेगुलेटर है जिसने ये देखना है कि ये अवाम के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, वो एलडीए है। और एलडीए आप ये देखिए कि अगर उन्होंने करना हो तो किसी जगह के ऊपर एक गज आप शेड आगे बढ़ा लें तो उनका इंस्पेक्टर जो है वो पहुंच जाता है। तो यहाँ तो पूरी की पूरी सोसाइटीज जो हैं अरबों अरबों रुपए का केस हो जाता है, अखबारों में आता है, इश्तिहार आते हैं, पता लगता है हजारों लोग पैसे जमा करा रहे हैं। तो फिर रेगुलेटर जो है वो कैसे खामोश रहता है? काम उसका है, रेगुलेटर का काम। अगर आप इनका कानून पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है एक सर्टेन पीरियड के अंदर अगर सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं करती तो मजाज है रेगुलेटर के वो टेक ओवर कर ले और रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर उसको डेवलप करके तो आगे चलाए। लेकिन रेगुलेटर इसमें काम नहीं करते। सैकड़ों की तादाद में सोसाइटीज इसी तरह लोगों के पैसे लूट रहे हैं और नैब बेचारी इसी काम में लगी हुई है। हालांकि बहुत काम, अब तो खैर नैब शायद यही काम कर सकेगी और तो कोई काम कर नहीं सकेगी। लेकिन सोसाइटीज के लोग जो हैं शुक्रिया अदा करते हैं, रोते हैं
कि जी ये नैब ने हमारे इतने जमा मैं पूंजी भट्टी जो साहब है अगर याद रिकवर है तो करके हमें मैं दी। शेर में नैब की भी स्टेटमेंट है जो पैसा लूटा जाता है हाउसिंग स्कीम से, हाउसिंग सोसाइटी से। उन्होंने कुछ दिनों पहले खिताब किया था कि ये पैसा किसका होता है, क्या होता है। तफसीलन थोड़ा सा हेडलाइन में चला है, लेकिन तफसीलन लोगों को सुनाते हैं कि ये किसका पैसा है, क्या होता है, जो चोरी होता है हाउसिंग सोसाइटी से, कौन लोग इसमें रुलते हैं या कौन लोग इस वक्त इसमें इस हवाले से जिन पर इम्पैक्ट आता है। लेट्स हियर दिस। फर्ज नहीं बल्कि फैक्ट ये है कि एक हाउसिंग सोसाइटी से हमने 14 अरब रुपए उन्होंने हमें पे किए, 14 अरब रुपए। वो 14 अरब कोई आके नैब की किसी तिजोरी में नहीं बंद हो जाते। 14 अरब उन मुस्तहकीन के लिए होते हैं जिनके केसेस उन सोसाइटीज के पास थे, जिनको न प्लाट मिले, जिनके ख्वाब ही रहे, उन ख्वाबों की कभी वो ताबीर न देख सके। और मैं ये कोई नैब की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यही है कि अगर नैब ना होता तो ये 14 अरब रुपए न रिकवर होते और न कई 100 आदमियों की अशुई होती और ये पैसे उनको वापस मिलते। ये 14 अरब इफेक्टिव में तकसीम हुआ, जो मुस्तहकीन थे या जो मुतसरीन थे, ये उनमें तकसीम हुआ। अच्छा, और ये जो इसमें जो शामिल थे, जिन्होंने प्ली बार्गेन की है भट्टी साहब, इसमें जो जनरल सेक्रेटरी था सोसाइटी का मोहम्मद असगर, उसने ये जॉइंट वेंचर कराने में किरदार अदा किया और यकीनी तौर पर जो भी इलीगल मॉनेटरी बेनिफिट्स थे वो तकसीम भी हुए होंगे आपस में। तो हाउसिंग सोसाइटी ने खुद मिलकर ये सब कुछ घपला किया। और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिस तरह मैंने कहा 76 लाख का, वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक चला गया कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन चेक करता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट खरीद रही है नहीं खरीद रही? क्योंकि यहाँ कहा गया नैब ने कि फेक कोटेशंस दी गई प्लॉट खरीदने की और उस बुनियाद पे इसको जैकअप कर दिया गया, रेट्स को बढ़ा दिया गया। भट्टी साहब, सिंपल सी बात है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं लैंड एक्विजिशन के, जॉइंट वेंचर के, ये रेगुलेटर को जाते हैं, एलडीए को जाते हैं और तब वहां ये लैंड प्लेज होती है 1/3 और फिर रेगुलेटर जो है वो इसको एनओसी जारी करता है और एक जो उनका कानून के मुताबिक वो उनको एनओसी मिलता है। अब जब ये चीजें पहले से ही इसके अंदर खराब हैं तो ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये शायद एलडीए तक वो पुराना, जो क्योंकि ये सोसाइटी रीएक्टिवेट हुई है 25 साल बाद, तो वो पुराने ही डॉक्यूमेंट सिर्फ रेगुलेटर के पास थे, नए शायद डॉक्यूमेंट कोई भेजे ही नहीं गए और लोगों से पैसे जो है वो कलेक्ट कर लिए। ये याद रखिए कि एलडीए इजाजत देता है कि कब आपने लोगों से पैसे कलेक्ट करने हैं, कब आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये सारा रेगुलेटर इजाजत देता है। उसकी इजाजत के बगैर आप ना पैसे कलेक्ट कर सकते हैं ना ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। बड़ा अहम सवाल है। भट्टी साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, कन्विक्शन और इस केस में क्योंकि एक पेंडिंग है तो हम इस पर बात तो नहीं करेंगे, सब्जेक्ट्स है कि आगे केस में क्या हो क्या ना हो। आपके सामने आपको ये पब्लिक इंटरेस्ट में समझा रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी स्कैम काम किस तरह करते हैं। तो ये बड़ा यूनिक केस सामने आया, ये आपके सामने रखा है और तफसीलात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन एक और हाउसिंग सोसाइटी स्कैम आपके सामने, सारी तफसीलात A to Z आपको बता रहे हैं किस तरीके से रेगुलेटरी फंक्शन मिला हुआ था हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ मिलकर ये मुबैना फ्रॉड किया गया और अब जो रिकवरीज हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं। ओवरऑल चेयरमैन नैब ने नैब की रिकवरीज के बारे में एक स्टेटमेंट रिसेंटली दी थी, उसमें उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र भी किया था। क्या कहा था उन्होंने? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जो हमारी रिकवरीज है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ और कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की कि जी ये रिकवरी 541 अरब रुपए कहाँ चले गए। वही 541 अरब रुपए कोई करेंसी नोट नहीं थे जो अलमारी में बंद थे कि मैं आपके सामने गिन के बताता कि जी ये 541 अरब है। तारीख की सबसे बड़ी जो रिकवरियां हैं वो नैब के इन 4 सालों के दौरान हुई हैं। इन 14 अरब के अलावा मेजर जो हमारी रिकवरी नकदी में जो हुई है, जो तकरीबन 56-55 अरब रुपए से ज्यादा बनती है, वो इन सोसाइटी से आई है। तो सब में ज़्यादा आप देखें तो हाउसिंग सोसाइटीज़ की रिकवरीज हैं और ये जो स्कैम आपके सामने रख रहे हैं ये उसकी एक मिसाल है। इसी तरह कन्विक्शन रेट के हवाले से भी कुछ सवालात हैं जो पूछे जाते हैं, इस पर क्या कहा था वजाहत देख लेते हैं पहले, फिर सवालात उठाते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कहा जाता है कि जी वो नैब के केसेस में कन्विक्शन नहीं। भाई आप जाकर जेलों में देखें तो सही कि कन्विक्शन है या नहीं। नैब ने तो अपने हवालात में तो लोगों को नहीं रखना। इन 4 सालों में
1194 लोग कन्विक्ट हुए, जिसमें उम्र कैद भी है, 10 साल कैद भी है, 14 साल कैद भी है, अरबों की जुर्माने हैं, लाखों के जुर्माने हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सी ऐनक लगा के तनकीद निगार बैठते हैं कि उनको ये तमाम फिगर्स नजर नहीं आती। अब लोगों के जहनों में सवाल ये है कि जो इफेक्टिव्स हैं जिनसे हमने भी आज बात की कि आखिर उनको अपनी लूटी हुई रकम या डूबी हुई रकम वो वापस कब मिलेगी। मेरे साथ साहबजादा मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, आप प्रोसिक्यूटर भी नैब के माहिर कानून भी रह चुके हैं, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अदालत ने जो वैसे कहा है कि 3 मसावी एक साथ में ये रकम जमा करवाने की यकीन दहानी कराई है, तो उस बुनियाद पर यह रिहाई हुई है और ऑनगोइंग केस है, केस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आखिर कब तक ये प्रोसीजर होता है इन जनरल। मुजफ्फर साहब के प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन फाइल होती है, अप्रूव होती है, और फिर उसके कितने टाइम के अंदर अंदर ये आपको लगता है कि ये मामला तय पा जाते हैं और ये उस स्टेज तक बात आ जाती है कि इफेक्टिव को चेयरमैन नैब या डीजी नैब चेक तकसीम करे। मुजफ्फर साहब। शुक्रिया सफान भाई। ये तो एक तो सबसे पहले इससे कि मैं अपना व्यू दूं, पहले तो मैं नैब की कारकर्दगी के ऊपर यकीन कीजिए, ये जो लोग कहते हैं कि नैब ने क्या किया अब तक, किस तरह किया, ये सारी जो फिगर्स आपने बताई अपने प्रोग्राम में, आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रिकवरी हुई। और ये प्रोसेस जो है कन्विक्शन का, जिस तरह आप बता रहे थे कि 1150 बंदा तो सिर्फ इन 4 सालों में कन्विक्ट हुआ है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो अगर आप लाहौर नैब की कारकर्दगी देखें, हर जगह की देखें, तो कमेंडेबल जॉब इन्वेस्टिगेशन ने रोल प्ले किया है, प्रोसिक्यूटर्स ने किया है, इट्स अ टीम वर्क। ये दोनों जब मिलके प्रॉपर मेहनत होती है। नैब लाहौर की कारकर्दगी आपके सामने, मैं आपने क्योंकि जिक्र किया तो 10 अक्टूबर 2000 कुछ और नंबर्स भी हैं, 10 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक नैब लाहौर ने 4 साल के दौरान जो नैब की ऑर्डिनेंस की शिक है 225B, उसके तहत तकरीबन 248 मुल्जिमान को सजा दिलवाई है। मेरे पास सबके नाम भी हैं जो हमने इस प्रोग्राम से पहले निकाले थे। शिक 10 के तहत मुल्जिम मोहम्मद ताहिर को 100 मिलियन रुपए का हुआ। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद चीमा 65 मिलियन, ये सारे मुल्जिमान के नाम हैं। मंजूर अली खान, मोहम्मद अमजद 79 मिलियन, सज्जाद अहमद 79 मिलियन, जैनुल आबदीन 40.2 बिलियन, इसी तरह मोहम्मद अकरम 25.9 मिलियन। ये मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं जिनको ये कन्विक्शंस हुई हैं रिसेंटली नैब लाहौर से पिछले 4 साल के अरसे के दौरान। मुजफ्फर साहब। जी बिल्कुल। देखिए सुफान भाई, मैं इसी मौजू पे भी आ रहा था कि ये जो केस को एस्टैब्लिश करना वाइट कॉलर क्राइम का, इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसमें इतनी एविडेंस को देखना पड़ता है, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज यूज करनी पड़ती है, स्किल्स यूज करने पड़ते हैं। ये नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है इनकी कमेंडेबल है, जबकि इन्होंने इतनी रिकवरी की। आप देखें, अगर 280 बंदा प्ली बार्गेन करता है तो प्ली बार्गेन इटसेल्फ कन्विक्शन है। ये कोई ये नहीं कि पैसे देके वो फारिग हो गया, वो कन्विक्ट हुआ। कन्विक्शन में सिर्फ फर्क इतना है कि वो जेल में नहीं जाता, लेकिन उसके ऊपर हर किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन लड़ने से, लोन लेने से, नैब ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये पैसे निकलवा रहा है। सवाल ये है कि ये चीजें रुके किस तरह से, क्योंकि डिटरेंस या खौफ ऐसे अफसरान में नहीं आ रहा। सुबह सिंध में आप देख लें, वो अभी भी रिश्वत बाजार गर्म है, कितने गिरफ्तार हुए, कितने रेफरेंसेस बन गए। नैब केस बनाता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत गिरफ्तारियां हुई, छापे पड़ गए, सिविक सेंटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया छापों का। फर्क क्या पड़ा मुझे बताएं। बाद में नैब रिकवर कर लेता है, चलें अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रिवेंशन तो नहीं हो रही। नैब के रेट्स के बावजूद भी लोग डर नहीं रहे नैब से, सरकारी अफसरान वो ये काम कर रहे हैं, बदस्तूर कर रहे हैं, बल्कि और बढ़ गए हैं काम। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, नैब का काम में कन्विक्शन और ये जो लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के अलावा अवेयरनेस भी है। मैं समझता हूं कि नैब को अवेयरनेस भी लाना बहुत जरूरी हो चुका है कि जहां जहां पे ये करते भी है, 9 दिसंबर का दिन मनाते हैं क्योंकि वर्ल्ड ओवर एंटी करप्शन डे होता है। इन दिनों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जहां जहां ये महकमे हैं, रेगुलेटर्स हैं, वहां पे ये बाकायदा अपनी जो, अब देखें इस टाइम पे 3 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं और उन 3 अमेंडमेंट्स में लोगों को भी अवेयरनेस उस तरह नहीं है। ये एक जो इनका बना हुआ है डिपार्टमेंट, मेरा ख्याल है उसको भी थोड़ा सा इन लूप में रहना पड़ेगा कि वो अवेयरनेस है। दूसरा, ये कोर्सेज करवाएं, ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं ये कोर्सेज लें और जो सेमिनार्स हो, तो डेटरेंस आती है आपकी अवेयरनेस से, आपकी सजा से। जब आपने सजा तो दे दी, कमेंडेबल जॉब की, नैब के 1150 बंदों को सजा देना 4 साल में, इट्स अ गुड। आज तक यहाँ पे पाकिस्तान में FIA भी है, एंटी करप्शन भी है, तो जो स्कोर नैब का है वो बहुत मुख्तलिफ है, वो एट पार नहीं है, ये कदरे बेहतर है। तो इस डिपार्टमेंट को, चूंकि ये जब आया था आज से 15-20 साल पहले भी, यही वजह थी कि इसका जो मैंडेट था कि आप अवेयरनेस भी पैदा करें। अब देखें, जो प्ली बार्गेन का आपका सवाल था शुरू में, जो आपने फरमाया, ये प्रोसेस भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है।
लोग समझते ये हैं कि नैब ने अगर 100 रुपए की इल्जाम है 80 रुपए ले लिए तो नैब जो है बीच में कोई सौदाबाजी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। ये प्ली बार्गेन की अमाउंट के लिए बकायदा 2 बोर्ड बैठते हैं, वो बोर्ड उसको प्रूव करते हैं और उसके बाद जो एहतसाब अदालत है वो इसको अप्रूव करती है। और एहतसाब अदालत कहीं भी ऐसे नहीं हो सकता कि जो कुछ नैब ले जाए और वो उसको प्रूव कर दे। वो उसको देखती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन जो की गई, एविडेंस कलेक्ट की गई, जो उसको एलेज किया जा रहा है वो अमाउंट सही है, गलत है, या कम है या ज्यादा है। आप देखें माजी में भी कितनी प्ली बार्गेन रद्द की। बलोचिस्तान में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी प्ली बार्गेन लेके के रद्द हुई। बैंक ऑफ पंजाब में जो हार स्टील केस था उसकी प्ली बार्गेन रद्द हुई। इस तरह की कई ऐसे केसेस हैं जहां पे उन्होंने मुनासिब समझा। जो लोग ये सवाल उठाते हैं, मैं ये एक खबर और भी है इसमें कि कल भी गुलशन रहमान हाउसिंग स्कीम के हवाले से चेक की तकसीम है, 3800 मुतासिन उसके हैं, 1 अरब 2 करोड़ रुपए उनकी अमाउंट बनती है। इसी तरह नेशनल हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके तकरीबन 8500 मुतासरीन है जिनकी टोटल अमाउंट 1 अरब 95 करोड़ रुपए बनती है। टोटल अमाउंट 3 अरब से ज़्यादा बनती है जो चेक की तकसीम होगी कल। तो ये बड़ी ह्यूज अमाउंट्स हैं, अगर आप देखा जाए बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट्स हैं अगर देखा जाए रिकवरीज के लिहाज से। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि जो आप कह रहे हैं प्रिवेंशन हो के अवेयरनेस से क्रिएट हो, लेकिन जब लोगों के जहन में ये तासुर है मुजफ्फर साहब कि मैं गिरफ्तार होऊंगा, मैंने 50 करोड़ की करप्शन किया तो मैं 20 करोड़ रुपए नैब को दे के छूट जाऊंगा, यानी मैं प्ली बार्गेन कर लूंगा 30 करोड़ तो फिर भी मैंने कमा लिया ना, ये तासुर तो है ना लोगों के जहन में। जी देखिए, अभी भी मैं ये तो थोड़ा सा तासर के मैं भावता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये एक आईओ के बस में, जिस तरह बाकी एजेंसीज में एक पुलिस का एसएचओ उसके पास पूरा अख्तियार होता है, वो जो मर्जी केस का रुख ले जाए। यहाँ पे इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे 7-8 मेंबरान की एक बोर्ड बना हुआ है, नीचे रीजन लेवल पे भी और हेड ऑफिस में भी। ये पूरी इसको एविडेंस को वेट किया जाता है। लेकिन अब आप देखिए कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। बड़े अहम तरीन सवालात लोगों के जहनों में हाउसिंग के हवाले से होते हैं। आज एक बड़ा अहम प्ली बार्गेन जिसका हजम बहुत ज्यादा था, 63 करोड़ रुपए का, वो आपके सामने रखा और आपको बताया कि कल भी कुछ टैक्स की तकसीम है। और इस सिलसिले में जो हाउसिंग स्कैम्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये प्रोग्राम किया कि किस तरह काम करते हैं। जो मुल्ज़िमान हैं उनके मौक़िफ़ के लिए अगर उनका प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल वो देना चाहे तो, लेकिन हमारा